हम लोग sp3d हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। जब एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल और एक dz ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है sp3d। जब भी हाइब्रिडेशन sp3d होता है ना, तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यानी कि हमने ये पढ़ा कि sp3d हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इस ज्योमेट्री में दो टाइप्स के बांड हैं। कुछ बांड्स प्लेन में होते हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बांड। ये वाले जो बांड दिख रहा है वो प्लेन के एबव एंड बिलो है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल बांड। अब बात आती है कि sp3d हाइब्रिडेशन में जब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है तो बांड एंगल कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें बांड एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। sp3d हाइब्रिडेशन यानी कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में बांड एंगल 3 टाइप के होते हैं। 3 बांड जो होते हैं ना, 3 बांड एंगल 120 के होते हैं, 1 बांड एंगल 180 का होता है और 6 बांड एंगल 90 के होते हैं। इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं मॉडल के थ्रू। कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री को बनाना है हमें, तो हम 3 पेन्स ले लेते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जैसे ये दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो ये तीनों बांड जो दिख रहे हैं ना, वो कुछ यही है। और इनमें जो एंगल है वो कितने का होगा, 120, 120, 120। अब ये जो एक प्लेन में 3 बांड हैं उसके ऊपर एक बांड रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा, ये तीनों हो गए एक्सियल बांड, इक्वाटोरियल बांड। ये ऊपर वाला हो गया एक्सियल बांड और एक बांड नीचे हो जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, इस ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये जो एक्सियल बांड ऊपर है और एक्सियल बांड जो नीचे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल, बीच का जो एंगल बनेगा वो बन रहा है कितना, 180 का। इसलिए हमने लिख दिया कि sp3d हाइब्रिडेशन में ना एक एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। ऊपर वाले बांड और नीचे वाले बांड के बीच जो एंगल दिख रहा है वो कितने का है, 180 का। अच्छा, ये जो इक्वाटोरियल बांड ये है, ये भी इक्वाटोरियल है और ये भी इक्वाटोरियल है। ये इस इक्वाटोरियल से इस इक्वाटोरियल के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो है 120 का। फिर इस इक्वाटोरियल से इसके बीच का जो एंगल है वो होगा 120 और इससे इसके बीच का एंगल होगा 120। तो जो 3 इक्वाटोरियल बांड है ना, उनके बीच में एंगल होता है 120 का। इसलिए हमने लिखा है कि 120 के 3 एंगल होते हैं। अब देखो, ये जो एक्सियल बांड है, इस एक्सियल बांड का इस इक्वाटोरियल बांड के साथ एंगल बन रहा है कितने का, 90 का। तो एक 90 का हो गया, इसका भी इसके साथ 90 का बन रहा है, तो 2 90 हो गया। इसके साथ इसके साथ तो एक और 90 का मिल गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक्सियल वाला बांड है ना, अप एक्सियल वाला बांड, वो इक्वाटोरियल बांड, तीनों इक्वाटोरियल बांड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो डाउन इक्वाटोरियल एक्सियल बांड है, वो इन तीनों इक्वाटोरियल बांड के साथ भी 90 के 3 एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री दिख रही है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इस ज्योमेट्री में 90 के टोटल एंगल हो गए 6। तो एक एंगल 180 का होता है, 3 एंगल 120 के होते हैं और 6 एंगल 90 के होते हैं। अब इस हाइब्रिडेशन को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। sp3d हाइब्रिडेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे है हमारा एग्जाम्पल है PCl5। हम जानते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 5 क्लोरीन के साथ बांड बना रहा है। तो इसके सारे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए बांड बनाने में, इसलिए इसके पास अब कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि PCl5 में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं हमें, 5 क्लोरीन जो बना रहा है। और चूँकि सारे तो इसने बांड को यूज कर लिया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज कर लिया, इसलिए फास्फोरस के पास लोन पेयर कितना है, 0 है। तो सिग्मा है PCl5 में, सिग्मा है 5 और लोन पेयर कितना है, 0। तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। हम जानते हैं कैसे निकलता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड करके। तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 0, 5 + 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 5। और हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आते ही हम जानते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है sp3d। तो यहाँ पे PCl5 में हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। और हम ये भी जानते हैं कि जब हाइब्रिडेशन sp3d होता है
तो जो ज्योमेट्री होती है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो PCl5 की ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये हमने बना दिया फास्फोरस, फिर फास्फोरस बनाने के बाद हमने इससे ये 2 एक्सियल वाले Cl बना दिए और 3 Cl कहाँ चले जाएंगे, इक्वेटोरियल पे, ये इक्वेटोरियल पे चले आए। तो इस तरह से PCl5 की स्ट्रक्चर होती है। तो आपने देखा कि ये जो PCl5 की स्ट्रक्चर है इसमें जो 3 Cl होते हैं ना, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं और ये 2 जो Cl दिख रहे हैं आपको वो एक्सियल पोजीशन पे है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है ना वो उनको रिपल्सन ज़्यादा फील होता है, जिसकी वजह से वे थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो जो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना उसके कंपैरिजन में एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबे होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। तो PCl5 को जब हम गर्म करते हैं ना तो PCl3 में टूट जाता है, PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना ये लंबे होते हैं और कमज़ोर होते हैं, तो यहीं से ये बॉन्ड दोनों टूटते पहले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि sp3d हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसमें ज्योमेट्री क्या होती है। अब देखेंगे कि sp3d हाइब्रिडेशन में अगर लोन पेयर आने लग जाए तो उसके शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले हाइब्रिडेशन में sp3 में पढ़ा था, वैसे ही केसेस हम लेके sp3d में भी चलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर 1 की। बात करते हैं sp3d हाइब्रिडेशन में केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा क्या हो जाए, 4 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए, यानी कि पहली बार लोन पेयर आ जाए किसमें, sp3d हाइब्रिडेशन में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी कितना आएगा, 4 + 1 = क्या हो जाएगा, 5। अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ रहा है, अभी भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। अभी भी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगी, लेकिन शेप बदलेगा। हम जानते हैं कि जब भी लोन पेयर आता है मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है ये है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें इस ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। ये वाले बॉन्ड जो एक ही प्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और एबव और बिलो प्लेन वाले जो बॉन्ड हैं उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो sp3d हाइब्रिडेशन में लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लोन पेयर को रख दिया, रखने के बाद जहाँ पर लोन पेयर रखे उसको भूल जाना है, भूल गए तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को हमने घुमा दिया है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेगी। ये स्ट्रक्चर देखने में लग रही है झूले की तरह, जो पार्क में होता है, इसको बोलते हैं हम सीसा। इसको इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर sp3d हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाता है, सीसा शेप हो जाता है। सीसा एक झोला होता है, ऐसा शेप हो जाता है इसका। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं SF4। हम जानते हैं कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर ने तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी K एक लोन पेयर बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि SF4 में सिग्मा कितने हो जाएंगे, 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। सिग्मा हो गया 4, लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा इसमें, सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ेंगे तो 4 + 1 कितना आ गया, 5। और 5 आते ही हाइब्रिडेशन हो गया क्या, sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, लेकिन शेप बदल जाएगा। तो अभी हम पढ़ें कि जब sp3d हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आ जाता है तो शेप हो जाता है सीसा। तो आपका जो मॉलिक्यूल का शेप सीसा दिखना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ ले लिया सल्फर, 4 फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरीन को हमने यहाँ लगा दिया, 1 हो गया। दूसरा फ्लोरीन हमारा यहाँ लग गया, तीसरा फ्लोरीन हम यहाँ लगा दिए और चौथा फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, और जो लोन पेयर था हमारा यहाँ आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये हो जाएगी SF4 की सीसा स्ट्रक्चर है। अब आगे के लेक्चर में हम केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 की sp3d हाइब्रिडेशन में केस नंबर 2, अगर सिग्मा 3 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए तब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 to 5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 to 3 + 2 5 हो गए। और हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब हम जानते हैं कि शेप तो चेंज होगा,
तो इस बार हमें लोन पेयर 2 रखना है और हमेशा याद रखना है कि sp3d हाइब्रिडेशन में जब भी लोन पेयर रखेंगे तो हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, क्योंकि इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखने पर रिपल्सन थोड़ा कम होता है। तो हमने ये दोनों लोन पेयर रख दिया। रखने जहाँ लोन पेयर रखते हैं ना उसको हम भूल जाते हैं, तो इसको भूल गए, इसको भी भूल गए। तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लग रहा है इसको सीधा करोगे तो आप टी जैसा दिखेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कैसा हो गया, टी सेप्ट हो गया, टी सेप्ट। तो आपको ये याद रखना है कि sp3d हाइब्रिडेशन में जब 2 लोन पेयर आते हैं ना तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाता है, टी शेप। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया ClF3। हम जानते हैं ना कि Cl जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी कि 2 लोन पेयर बच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ClF3 में सिग्मा कितना हो गया, 3, लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया कितना, 3 to 5। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडेशन बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप तो बदलेगा। और शेप क्या हो जाएगा, तो अभी पढ़ें कि जब sp3d हाइब्रिडेशन में 2 लोन पेयर आता है ना तो शेप होता है, हो जाता है टी शेप। तो हमें ClF3 को ऐसा दिखाना है कि वो टी शेप दिखे। तो ये हमने लिख लिया Cl, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया और एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, और ये 2 लोन पेयर हम दिखा दिए। तो ये जो शेप दिख रही है वो टी शेप है। तो ये होती है ClF3 की एक्चुअल स्ट्रक्चर शेप, जो टी शेप दिख रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल लेंगे। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। sp3d हाइब्रिडेशन में केस नंबर 3 को देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि सिग्मा 2 हो जाए और लोन पेयर आपका 3 हो जाए, 3 हो जाए, तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा 5 और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। अभी भी ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन हम जानते हैं कि अभी भी शेप क्या होगा, चेंज होगा। तो शेप हम इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम पहले से ही जानते हैं कि रखना हमेशा इक्वाटोरियल पे ही है, तो ये हमने तीनों इलेक्ट्रॉन को इक्वाटोरियल पे रख दिया। और जहाँ भी रखते हैं उसको हम भूल जाते हैं, तो भूल गए। बच क्या किया, एक डंडा, यानी कि अगर sp3d हाइब्रिडेशन में 3 लोन पेयर आ जाए ना तो उसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ये पता चल गया हमें कि sp3d में 3 लोन पेयर आने पर शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखो XeF2 है, हम जानते हैं ना कि जिनान जो होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में खर्च कर दिया इसने। अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर इसके पास है। तो हम लिख सकते हैं ना कि सिग्मा इसमें 2 है और लोन पेयर कितना है, 3 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 5, और 5 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। अभी पढ़े हैं कि sp3d में अगर एक 3 लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसा दिखना चाहिए, लीनियर। तो हम जब भी XeF2 को बनाएंगे शेप को लीनियर दिखाना पड़ेगा, तभी वो सही माना जाएगा। तो है हमने ये लिख दिया Xe, एक फ्लोरीन हमने यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन यहाँ रख दिया, बन गया XeF2। 3 लोन पेयर दिखाना है तो आप 2 लोन पेयर यहाँ दिखा दिया हमने और एक लोन पेयर हमने यहाँ दिखा दिया। ये होगी किसकी, XeF2 की स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने sp3d हाइब्रिडेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसमें केस 1, केस 2, केस 3 के थ्रू डिफरेंट शेप की स्टडी किया। आगे के लेक्चर में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे।